हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायो यूनिवर्स पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी की चैप्टर 10 को, जो कि है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे कि कैसे सेल डिवाइड होता है, कैसे कोई भी यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में कन्वर्ट होता है, और सेल का साइकिल क्या होता है, वो कितने टाइम में डिवाइड होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। इसी सब टॉपिक को हम लोग को इस चैप्टर में डील करना है। तो देर नहीं करते हुए आज जल्दी से हम लोग अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में देख सकते होंगे, ये मैं दिखा दे रहा हूँ। ये सब टॉपिक को हम लोग को डिस्कस करना है। सेल साइकिल, एम फेज, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मियोसिस और सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ये सब सारे के सारे टॉपिक हम लोगों को एक एक करके डिस्कस करनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो पहला पैराग्राफ आप लोगों को अपने स्क्रीन में दिख रहा है, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लिखा हुआ है एग्जाम परस्पेक्टिव से। इसमें जो एक लाइन था इम्पोर्टेंट, वो मैंने अंडरलाइन कर दिया। इसमें है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें यह कह रहा है कि जो ग्रोथ होता है हमारे अंदर और जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। खासकर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें तो पाया ही जाएगा, तभी तो लिविंग और नॉन लिविंग में हम लोग डिफरेंस कर पाएंगे। क्या ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, इस तरीके का प्रोसेस इनमें हो रहा है, जिससे कि ये अलग हो रहे हैं लिविंग और नॉन लिविंग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का पहला टॉपिक है सेल साइकिल। तब हम लोग देखते हैं कि सेल साइकिल होता क्या है। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल, DNA replication and cell growth also take place. All these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes. इसमें यह कह रहा है कि सेल डिवीज़न जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सेल डिवीज़न नहीं होगा तो वो उनकी बॉडी में ग्रोथ नहीं होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे। तो जब ये डिवीज़न होता है तो उस समय सेल का जो डिवीज़न हो रहा है उसमें DNA का रेप्लिकेशन भी हो रहा है और सेल ग्रोथ भी हो रहा है, मीन्स सेल का साइज भी बढ़ रहा है, ठीक है। सेल डिवीज़न 1 से 2 सेल भी हो रहे हैं, 2 से 4 हो जा रहे हैं, और सेल ग्रोथ भी हो रहा है, DNA रेप्लिकेशन भी हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है सेल डिवीज़न, DNA रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, इन तीनों को क्या है कि एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में चलना होता है, ठीक है। पहले DNA रेप्लिकेशन होगा, फिर सेल डिवीज़न होगा, सेल ग्रोथ, ये सब एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगा ताकि जो डिवीज़न है वो करेक्ट वे में हो सके और उनका जो जीनोम है वो इंटैक्ट हो सके, ठीक है। ताकि क्या है कि आप पहले मान लीजिए DNA रेप्लिकेशन हो गया, सेल डिवीज़न सेल ग्रोथ हुआ नहीं तो वो गलत हो जाएगा प्रोसेस, या सेल ग्रोथ हो गया सेल डिवीज़न और DNA रेप्लिकेशन हुआ नहीं तो वहाँ पे भी गलत। ये एक क्या है कि कोऑर्डिनेटेड वे में चलना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesis the other constituent of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed cell cycle. तो ये कह रहा है कि ऐसा इवेंट जिसमें कि सेल डिवाइड भी कर रहा है, सेल में ग्रोथ भी हो रहा है और उसके जो जीनोम हैं, जो DNA है, उनका भी रेप्लिकेशन कर रहा है, जितने ऑर्गेनेल्स हैं नए नए वो सब भी बना रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिनमें ये सारी एक्टिविटी होती है उन्हीं को कहते हैं सेल साइकिल, ठीक है। एक सेल से 2 सेल में कन्वर्ट हो गया, फिर उसमें जो जीनोम था वो उसको डिवाइड कर लिया, और जितने ऑर्गेनल्स हैं वो भी नए नए बना लिए। इन सभी प्रोसेस को मिला के बोलेंगे सेल साइकिल, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा है ऑल दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज is a continuous process. DNA synthesis occurs only during one specific stage in the life in the cell cycle. The replicated chromosome DNA are then distributed to daughter nuclei by a complex series of events during cell division. These events are themselves under genetic control. इनमें ये कह रहा है कि सेल ग्रोथ जो होता है, जो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है, मीन सेल का जो साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा तो सेल का ग्रोथ होगा, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो होते रहता है, ठीक। फिर DNA रेप्लिकेशन जो होता है सेल साइकिल में सिर्फ एक ही फेज में होगा, वो सारे फेज में नहीं है, वो सिर्फ एक फेज में होगा, वो होता है एस फेज, जो इंटरफेज में आता है, जिसको आगे अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अभी भर के लिए इतना जान लेंगे कि जो DNA रेप्लिकेशन होगा वो सिर्फ एक स्टेज में होगा, ठीक है।
तो इसमें जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो वो फिर क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है दो डॉटर न्यूक्लियाई में, ठीक है। दो सेल बनेंगे तो उनमें दो न्यूक्लियाई होंगे, तो उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और ये जितने भी इवेंट हैं वो सब कंट्रोल होते हैं जेनेटिक के थ्रू, ठीक है। याद रखेंगे सारे के सारे इवेंट जेनेटिक कंट्रोल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है जो सेल साइकिल है, जिसको हम लोगों ने समझा कि सेल में ग्रोथ होना, डिवीजन होना डीएनए का, और सेल में डिवीजन होना, ये सब सेल साइकिल कहलाता है, ठीक है। तो ये जो सेल साइकिल होता है इसका टाइम होता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जो सेल साइकिल होता है ना वो 24 आवर होता है। मतलब कि आप समझिए कि जो सेल डिवाइड होता है पूरा एक 24 घंटा ले लेता है एक सेल डिवाइड होने में, ठीक है। और ईस्ट में क्या है कि ये जो डिवीज़न होगा ये 90 मिनट्स में हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइमिंग है। ह्यूमन बींग में 24 आवर लग जाते हैं, और ईस्ट जो फंजाई में आता है वो क्या है 90 मिनट्स उसमें लगते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेल साइकिल जो होता है वो दो बेसिक फेजेस में डिवाइड होता है। एक होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज, जिसको हम लोग कहते हैं माइटोसिस फेज, ठीक है। तो एक क्या हो गया, एक हो गया इंटरफेज, दूसरा हो गया एम फेज, जिसको कहेंगे माइटोसिस फेज। अब आते हैं एम फेज क्या होता है और इंटरफेज क्या होता है, ये धीरे धीरे डिस्कस करें, ठीक है। The M phase represents the phase when the actual cell division or mitosis occurs, and the interphase represents the phase between two successive M phases. It is significant to note that in the 24-hour average duration of cell cycle of a human cell, cell division proper lasts for only about an hour. The interphase lasts more than 95% of the duration of cell cycle. इसमें यह कह रहा है कि एम फेज में बेसिकली जो एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, जो माइटोसिस मीन्स एक सेल से दो सेल बन जाना, वो होता है, ठीक है। तो एक्चुअल सेल डिवीजन जो हो रहा है वही हो रहा है एम फेज में, एक सेल से दो सेल बन जाना। और इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में बेसिकली जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ये सब होता है इंटरफेज में, ठीक है। जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा सेल को वो इंटरफेज में हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरफेज होता कब है, तो जब दो एम फेज के बीच में होता है, मीन्स एक एम फेज खत्म हुआ फिर चालू का इंटरफेज, फिर दूसरा एम फेज, ठीक है, ऐसे होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि 24 आवर्स लगता है ह्यूमन बॉडी में सेल को डिवाइड करने में। तो 24 आवर्स में जो 95% है वो इंटरफेज में लग जाता है। सोचिए कितना टाइम लगता है इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन में। 24 आवर्स इंटरफेज, 24 आवर्स में 95% इंटरफेज में लग जा रहा है, और 5% ही एम फेज में लगता है, जो कि आपका 1 घंटे में कंप्लीट हो, मीन्स 23 आवर्स आपका समझ लीजिए लग जा रहा है इंटरफेज में, और 24 आवर्स लग जा रहा है इसमें एम फेज में। नो सॉरी 24 आवर्स नहीं, 24 आवर्स में 23 आवर्स लग जा रहा है इंटरफेज में, एंड सिर्फ 1 ही घंटा लग रहा है एम फेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दो टर्म आता है कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो जो एम फेज होता है ना उसमें कैरियोकाइनेसिस होता है पहले, फिर साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियो मीन्स समझिए न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीज़न, ठीक है। तो पहले क्या है कि न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, जो क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होगा उसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, ठीक है। पहले दो न्यूक्लियस बनेंगे तभी दो सेल बनेंगे, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल पहले बनेगा तभी वो जाके सेल में जाएगा और ढेर सारे ऑर्गेनेल बनाएगा, ठीक है। फिर आता है साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स होता है सेल और काइनेसिस मीन्स डिवाइड। तो जब न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जा रहा है, जब कार्योकाइनेसिस हो जा रहा है, तो उसके बाद होगा सेल का डिवीज़न, जिसको हम लोग बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, ठीक है। मीन्स उसका साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होकर दो सेल बन जा रहा है। अब आगे देखते क्या लिखा हूँ। द इंटरफेज द कॉल्ड द रेस्टिंग फेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। अब इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इंटरफेज इसीलिए रेस्टिंग फेज है क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीज़न जो होता है ना उसकी तैयारी की जाती है। तो उसमें क्या क्या होता है इंटरफेज में, सेल ग्रोथ होता है और डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो इंटरफेज 3 पार्ट में डिवाइड होता है, G1 एस फेज और G2 फेज। G1 हो गया गैप फेज, एस फेज हो गया सिंथेसिस फेज जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, G2 हो जाएगा गैप 2 फेज। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि ये तीनों होता क्या।
G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। इसमें यह कह रहा है कि G1 कब आएगा, जब माइटोसिस खत्म होगा और जो S फेज होगा, जो इनिशिएशन होगा DNA रेप्लिकेशन का, उसके बीच में आएगा। ठीक, तो G1 फेज में क्या होता है, सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है और कंटिन्यू ग्रो करते रहता है। ठीक है, तो G1 में यही काम है कि सेल में केमिकल रिएक्शन चल रहा है और उनका साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, उसमें साइज बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यही काम है। फिर आते हैं G1 के बाद आते हैं एस फेज। एस फेज कब आएगा, G1 और G2 के बीच में। एस फेज में मेन होता है DNA रेप्लिकेशन, मीन्स DNA का सिंथेसिस होता है। एक था DNA, अब उसका डुप्लीकेशन बनेगा। ठीक है, तो डुप्लीकेट DNA तैयार हो जाता है एस फेज में, इसीलिए एस फेज को सिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि उसमें DNA का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ DNA पर सेल डबल्स। इसमें यह कह रहा है कि ये जो DNA रेप्लिकेशन होगा ना एस फेज में, तो जो DNA का अमाउंट था पहले, जैसे कि मान लीजिए DNA का अमाउंट 5 था, और जब DNA रेप्लिकेशन हुआ एस फेज में तो वो हो जाएगा 10। लेकिन क्रोमोसोम का जो नंबर था, मान लीजिए क्रोमोसोम का नंबर 6 था, तो वो 6 ही रहेगा, लेकिन DNA का नंबर वो बढ़ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आता है G2 फेज। तो G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में बेसिकली प्रोटीन्स बनते हैं जो कि सेल के ग्रोथ में ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो जब सेल का ग्रोथ हो रहा है, उसमें माइटोसिस होगा, आगे चल के सेल डिवाइड करेगा एक में से दो में, तो उसमें प्रोटीन्स का यूज होता है। ठीक है, तो जिस प्रोटीन का यूज होता है वो प्रोटीन बनता है G2 फेज में। ठीक है, एस फेज में DNA रेप्लिकेशन के साथ साथ और भी कुछ होता है। देखिए क्या, इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज DNA रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि DNA रेप्लिकेशन तो हो ही रहा है न्यूक्लियस में, लेकिन सेंट्रियोल्स भी बन रहा है साइटोप्लाज्म में, वो भी डुप्लीकेट कर रहा है। और सेंट्रियोल का क्या यूज़ है, उसका काम है स्पिंडल फाइबर बनाना, जो कि आगे चल के क्रोमोसोम को अलग अलग करेगा, वो देखेंगे हम लोग डायग्राम में। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया वो G1 एस फेज और G2 है। ठीक है, G1 में मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, सेल ग्रोथ होगा। एस फेज में DNA सिंथेसिस होगा और G2 में प्रोटीन बनेगा, जो कि माइटोसिस में जरूरत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपियर टू एग्जिबिट डिवीजन, मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली। इसमें यह कह रहा है कि सारे जो बॉडी में हमारे सेल होते हैं ना, वो सारे डिवाइड में नहीं, उनमें सारे में डिवीज़न नहीं होता है, जिसमें ज़रूरत होता है उसी में डिवीज़न होता है। जैसे हार्ट सेल हो गया, तो हार्ट सेल का साइज नहीं ना बढ़ता, हार्ट का जो एक साइज है वही रहता है, उसमें डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, और फिर कुछ सेल होते हैं जिनमें कि ओकेजनली डिवीज़न होता है, जैसे कि हम लोग को चोट लग जाता है, वहाँ से खून बहना, फिर धीरे धीरे वो जो चोट लगती है, जो घाव होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ सेल का डिवीज़न होता है, सेल डिवाइड करता है, धीरे धीरे घाव को बढ़ता है, तो वो ओकेजनली हो रहा है। ठीक है, अब आता है क्वोशंट स्टेज। अब क्वोशंट स्टेज क्या है ये देख लेते हैं। द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिस्ट G1 फेज टू इंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड क्वोशंट स्टेज। तो इसमें कह रहा है कि ऐसे सेल्स जो कि G1 फेज में नहीं जा रहे हैं और सेल डिवीजन से बाहर आ जा रहे हैं, वो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वो कंप्लीट रेस्ट में चले जा रहे हैं। ठीक है, वो डिवाइड नहीं करेंगे, तो जिस स्टेज में वो जा रहे हैं रेस्टिंग में, जहाँ डिवाइड नहीं होगा, उस स्टेज को कहते हैं क्वोशंट स्टेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा वो देख लेते हैं। इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स। अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल्स। इसमें यह कह रहा है कि एनिमल में जो माइटोसिस होगा वो सिर्फ सोमेटिक सेल में होगा। ठीक है, देखिए क्या है ना कि एनिमल बॉडी में बेसिकली दो तरह के सेल होते हैं, ऐसे अंदर में बहुत सारे सेल होते हैं, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो दो तरह के सेल होते हैं, सोमेटिक सेल और जर्म सेल। तो सोमेटिक सेल पूरे बॉडी में होता है, जर्म सेल जो हम लोग का स्पर्म हो गया, ओवम हो गया फीमेल में, जो सेक्स सेल होते हैं वो हो जाएंगे जर्म सेल। ठीक है, तो जितने भी सोमेटिक सेल होते हैं उनमें होता है माइटोसिस, तो वो होते हैं डिप्लॉयड। ठीक है, और जो जर्म सेल होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड, और उनमें होता है मियोसिस, और मियोसिस होने के कारण वो हैप्लॉइड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें यह कह रहा है कि प्लांट में जो माइटोसिस डिपेंड होगा वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों में होगा, लेकिन एनिमल में सिर्फ डिप्लॉइड में होगा। अब आते हैं एम फेज में। एम फेज को क्या है कि इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है?
क्योंकि एम फेज में जब सेल का डिवीज़न होगा, न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, उसमें क्रोमोसोम नंबर डिवाइड नहीं होता है, वो जितना है उतना ही रहेगा। मीन्स 46 है अगर, तो अगले सेल में भी 46 रहेगा। जो 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, जो 46 होगा उतना ही रहेगा। इसलिए एम फेज को इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। ठीक है। एम फेज जो है 4 स्टेज में डिवाइड होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसको याद करने के लिए आप लोग एक ट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है। तो बायोलॉजी में कुछ भी याद करने के लिए इस तरीके को ट्रिक बनाना जरूरी है। जब ट्रिक बनाएगा तो आप लोग को याद रहेगा इजीली। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रोफेज में क्या होता है। तो प्रोफेज जो कि माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेज है। कैरियोकाइनेसिस क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का पहला डिवीजन होगा। ठीक है। तो प्रोफेज जो कि माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेज है, वो एस फेज और G2 फेज को फॉलो करते हुए आता है। ठीक है। तो जब G2 और एस फेज सब बन जा रहा है, न्यू DNA मॉलिक्यूल बन जा रहे हैं, वो क्या है कि डिस्टिंक्ट नहीं होता, अलग अलग नहीं होता, वो इंटरवाइंड होता है। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, प्रोफेज में जो DNA रेप्लिकेशन हुआ, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, वो उसका कंडेंसेशन होता है। मीन्स उनका जमना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो वो कंडेंसेशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, कंडेंसेशन होने के बाद जो सेंट्रोसोम है, जो कि डुप्लीकेशन में हुआ था एस फेज में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि सेंट्रोसोम में जो सेंट्रियोल थे वो भी डिवाइड किए थे एस फेज में और DNA रेप्लिकेशन में हुआ था। ठीक है। तो प्रोफेज में पहले क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हुआ, फिर उसके बाद जो सेंट्रोसोम बना, उनमें डुप्लीकेट किया, वो क्या करेगा, सेल के अपोजिट पोल में चला जाएगा। ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे अपोजिट पोल में दोनों साइड से वो चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद जो क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है, उन दोनों को अपने की ओर खींचने को, मीन्स नॉर्थ वाले नॉर्थ में खींचेंगे, साउथ वाले अलग अलग करने का कोशिश करेंगे, जो कि आगे के फेज में हम लोग पढ़ेंगे, जो मेटा फेज में होगा। ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ आगे। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट। Chromosomal material condenses to form compact mitotic chromosome. Chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at the centromere. इसमें मैंने कहा कि क्रोमोसोम को कंडेंस कर देगा और फिर दो क्रोमोसोम कंपोज्ड मिलेंगे किस पे, दो क्रोमेटिड पे, जो कि सेंट्रोमियर से अटैच रहेंगे। ठीक है। यहाँ पे अटैचमेंट होगा बेसिकली। यहाँ क्या कंडेंस हुआ, फिर सेंट्रियोल जो है सेंट्रोसोम, वो अपोजिट पोल में गए और फिर उससे क्या हुआ, उनका क्रोमोसोम के साथ अटैचमेंट हुआ। ठीक है। सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स। ईच सेंट्रोमियर रेडिएट आउट माइक्रोट्यूबल्स कॉल्ड एस्टर। द टू एस्टर टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स माइटोटिक एपरेटस। इसमें यह कह रहा है कि जो सेंट्रोसोम अपोजिट पोल में गया, वो माइक्रोट्यूबल बनाएगा। ये हम लोग डायग्राम में देखेंगे कि माइक्रोट्यूबल होता क्या है। ठीक है। तो जो सेंट्रोसोम अपोजिट पोल में गया, वो माइक्रोट्यूबल बनाया, उस माइक्रोट्यूबल को कहते हैं एस्टर। और जब दो एस्टर आपस में जुटेंगे स्पिंडल फाइबर से, वो बोलेंगे माइटोटिक एपरेटस। तो माइटोटिक एपरेटस में क्या आया, एस्टर आ गया, दो एस्टर और एक स्पिंडल फाइबर। ठीक है। देखिए आप लोग अपने स्क्रीन में राइट साइड में ये डायग्राम में देख सकते हैं प्रोफेज में होता क्या है बेसिकली। ठीक है। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन viewed अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप। तो क्या है कि प्रोफेज जब चल रहा होता है, उसको जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो उसमें हम लोगों को ना गोल्जी बॉडी दिखता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, ना न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ना वो दिखेगा, ना न्यूक्लियोलस दिखेगा। ठीक है। ये मेम्ब्रेन मीन्स डीजनरेट हो जाएगा और फिर जो अंदर मटेरियल वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद आता है दूसरा मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है ये देखते हैं। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एम्बलम मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। हेंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म। तो इसमें ये क्या है कि जब मेटाफेज शुरू हो रहा है, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें पहले टूटना शुरू हुआ था। ठीक है। मेटाफेज में जाके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीट डिसरप्ट हो जाता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, और जो अंदर के जो मटेरियल है क्रोमोसोम, वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
By this stage, condensation of chromosome is completed and they can be observed clearly under the microscope. This then is the state at which morphology of chromosome is most easily studied. इसमें यह कह रहा है कि जब क्रोमोसोम का आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ना होगा ना, तो आप बहुत आराम से जब सेल डिवीजन चलेगा ना, तो उसके माइटोसिस के मेटाफेज में पढ़ सकते हैं, उसमें क्लियरली दिखने लगता है। ठीक है, तो फिर मेटाफेज में जो क्रोमोसोम बन रहे हैं दो सिस्टर क्रोमैटिड के, वो एक साथ जुटे हुए हैं किसके थ्रू? सेंट्रोमियर के थ्रू। ठीक है, सेंट्रोसोम अलग है, सेंट्रोमियर अलग है। तो जो दो क्रोमोसोम होते हैं जिनके दो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, वो एक पॉइंट से जुटे हुए होते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड एक पॉइंट से जुटे, उसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रोमियर। ठीक है, और सेंट्रोमियर पे एक डिस्क शेप का मिलेगा, उसको कहते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेटाफेज में क्या होता है वो देखते हैं आगे। द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर विथ वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमैटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल। ठीक है, तो मेटाफेज में ये देख लिया हम लोगों ने क्या हुआ, कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, वो ख़त्म हो गया। फिर इसमें क्या हुआ कि काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर से, काइनेटोकोर तो एक डिस्क शेप है और सिस्टर क्रोमैटिड क्रोमोसोम के वो सेंट्रोमियर से अटैच रहेंगे। ठीक है, तो प्रोफेज में जो है सेंट्रोसोम वो अपोजिट पोल में गया और स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू किया। इसमें क्या होगा, मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम हैं वो इक्वेटर में आ जाएंगे और उनके जो सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोसोम के जो स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं माइक्रोट्यूबल्स, उनके साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, अपोजिट पोल वाले में मीन्स जो एक क्रोमोसोम मान लीजिए एक है, उसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड, तो एक अटैच हो जाएगा नॉर्थ पोल से और एक अटैच हो जाएगा साउथ पोल से। ठीक है, और जो प्लेट में आएगा ना, जो बीच में जो इक्वेटोरियल प्लेट है जिसमें बीच में आ जाएगा, उसको कहते हैं मेटाफेज प्लेट। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। अब इसमें देखिए लिखा हुआ है, स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर जो होता है क्रोमोसोम का, उससे अटैच हो जाता है। क्रोमोसोम जो होता है आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम होगा जैसा मैंने बताया कि इक्वेटर पे चला जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, तो जो सेंट्रोसोम जो है दोनों साइड में अपोजिट पोल, उनके स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोफेज में ये सब बनना शुरू हुआ था, मेटाफेज में ये अटैच हो गया। अब एनाफेज में क्या होता है ये देख लेते हैं। At the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously, and the two daughter chromatids, now referred to as two daughter chromosomes of the future daughter nuclei, begin their migration towards the two opposite pole. तो इसमें क्या है कि प्रोफेज में हम लोगों ने देखा कि क्या क्या हो गया, वहाँ पे कंडेंसेशन हुआ और अपोजिट पोल पे गए सेंट्रोसोम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, मेटाफेज में वहाँ से स्पिंडल फाइबर बना, फिर वो क्रोमोसोम के साथ अटैच हुआ। ठीक है, एक सिस्टर हो गया नॉर्थ पोल के साथ, एक सिस्टर हो गए साउथ पोल के साथ। अब एनाफेज में क्या होता है, ये दोनों अलग होना शुरू होता है। ठीक है, जो अटैचमेंट हुआ वो अलग होना, मीन्स नॉर्थ पोल वाले नॉर्थ साइड में खिंचाएंगे और साउथ पोल वाले साउथ में खिंचाएंगे। अब ये अलग होना शुरू होगा। ठीक है, और अलग होके एक नया क्रोमोसोम, क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है ना, तो यहाँ पे अब नया क्रोमोसोम बन जाएगा, जो कि जब सेल डिवीजन होगा तो उसमें वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, देखिए डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं एनाफेज में ये कैसे अलग हो रहा है। सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, क्रोमैटिड मूव टू अपोजिट पोल। यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा तो क्रोमैटिड सेपरेट, क्योंकि सेंट्रोमियर के थ्रू ही ना क्रोमैटिड अटैच था, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया तो क्रोमैटिड हट गया, वो चला गया अपोजिट पोल की तरफ। ठीक, अब आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है ये देख लेते हैं हम लोग। At the beginning of the final stage of karyokinesis, that is telophase, the chromosomes that have reached their respective poles decondense and lost their individuality. The individual chromosome can no longer be seen, and each set of chromatin material tends to collect at each of the two poles. ठीक है, इसमें क्या होगा, टीलोफेज में दोनों अपोजिट पोल में, एनाफेज में दिखाया कि दोनों अपोजिट पोल की ओर बढ़ गए। अब जब से वहाँ पहुँचेंगे तो टीलोफेज में ये जो कंडेंसेशन हुआ था ये डीकंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, तो डीकंडेंस हो जाएंगे तो उनका जो इंडिविजुअलिटी है, जो अलग अलग थे वो नहीं रहेगा,
अब वो क्या एक दूसरे से जुटने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्रोमेटिन मटेरियल और जो क्रोमोसोम है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम, वो अब नहीं दिखेगा। तो और क्या क्या होगा, तो जैसा कि हम लोग देखा था कि प्रोफेज में जो जो ऑर्गेनेल्स गायब हुए थे ना, जैसे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रोफेज में हट गए थे, तो वो सारे के सारे अब टेलोफेज में आने लगेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर में इन्वेलप आ जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, और न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आ जाएगा। और जो क्रोमोसोम है जो अपोजिट पोल में गया था एनाफेज में, वो अब डीकंडेंस होकर एक दूसरे के साथ जुटने लगेगा, ठीक है। देखिए ऐसा, जैसा कि आप लोग डायग्राम में अपना देख सकते हैं ये वाला। इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस बेसिकली अभी हम लोग पढ़ा, जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, जो सेल का डिवीजन, वो होता है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस हो गया, दो न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज के थ्रू। अब आता है साइटोकाइनेसिस में, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ देख लेते हैं। इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ अ फोरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक फोरो बनता है, फोरो मीन्स एक गैप बनेगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो वो फोरो क्या करेगा, बीच में बनेगा और साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, डिवाइड करके फिर सेल का भी डिवीजन हो जाता है। तो वैसे कह रहा है कि एनिमल सेल में ये एक फोरो के थ्रू अचीव होता है। और प्लांट सेल में ये कैसे होगा, ये सेल वॉल के थ्रू होगा, ठीक है। तो प्लांट में अलग मैकेनिज्म चलता है, यहाँ पे अलग मैकेनिज्म चलता है। बेसिकली क्या है कि वहाँ पे सेल प्लेट बनेगा सेल वॉल के थ्रू, और फिर वहाँ पे डिवीजन होगा, और एनिमल सेल में फोरो बनेगा, ठीक है। चलिए ये देखिए आपने, ये दो न्यूक्लियस कैसे बन गया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन अराइजेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंक्टियम, दैट इज लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। इसमें ये कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि कोकोनट हो गया, ठीक है। तो कुछ फ्रूट होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होता है, उनमें क्या होता है कि जो साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो उसमें क्या होगा, सेल एक ही रहेगा लेकिन न्यूक्लियस का अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि कोकोनट हो गया, उसका लिक्विड एंडोस्पर्म, जो हम लोग पानी पीते हैं कोकोनट का, वो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है ये देख लेते हैं। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू दी डिप्लॉयड सेल्स ओनली। ये तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो एनिमल में होता है माइटोसिस, वो सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होता है, ठीक है। लेकिन प्लांट में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों सेल में होता है, ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे। However, in some lower plants and in some social insects, haploid cells also divide by mitosis. It is very essential to understand the significance of this division in the life cycle of an organism. Are you aware of some example where you have studied about haploid and diploid insects? तो ये माने कि इसमें यह कह रहा है कि प्लांट और कुछ ऐसे और इंसेक्ट होते हैं जिनमें हैप्लॉइड सेल में भी डिवीजन, जैसे हनी बी, उसमें माइटोसिस हो जाएगा हैप्लॉइड सेल में। लेकिन हमारा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मीन्स जो हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें सिर्फ डिप्लॉयड में होगा, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट, ठीक है। तो पहला सिग्निफिकेंट क्या है कि जब माइटोसिस होगा, दो डॉटर सेल बन रहे हैं, तो उनमें जो न्यूक्लियस बन रहा है वो जो आइडेंटिकल बन रहा है, ठीक है, एक जैसा बन रहा है, तो आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट होगा, ठीक है, उसमें कंप्लीट डिवाइड होगा। ये हो गया पहला, कि उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता। हम लोगों ने देखा डीएनए का नंबर डबल हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होगा, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे हम ही लोग का बॉडी होगा या एनिमल्स होगा, इनका ग्रोथ कैसे होगा, माइटोसिस, क्योंकि होल बॉडी में क्या है, सोमैटिक सेल, डिप्लॉइड, और जर्म सेल कहाँ, सिर्फ स्पर्म और ओवम में, ठीक। Cell growth result in disturbing the ratio between nucleus and the cytoplasm. It is therefore become essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. तो मैं कह रहा है कि जब सेल का ग्रोथ होता है ना, तो जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। साइटोप्लाज्म का, सेल का ग्रोथ है, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ेगा,
तो वहाँ न्यूक्लियस घट जाएगा, तो वहाँ रेशियो गड़बड़ हो गया। तो इसलिए क्या है कि सेल डिवाइड भी करता है, सिर्फ ग्रोथ नहीं होता, उसमें डिवाइड भी होता है। तो डिवीज़न होने से क्या होता है, जो रेशियो डिस्टर्ब्ड हुआ था सेल ग्रोथ के कारण वो बैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है, वो जो ग्रोथ डिस्टर्ब हुआ था वो बैलेंस हो जाएगा सेल डिवीज़न के थ्रू। तो एक ये भी यूज़फुल थिंग हो गया माइटोसिस का। क्या क्या पढ़े अभी तक? 3 पढ़ चुके हैं। एक रेशियो को ठीक करता है, एक डॉटर सेल बनाता है जिसमें कि आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट होता है, फिर ग्रोथ जो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो माइटोसिस के थ्रू होता है, और एक चौथा भी मैंने बताया था कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो भी हाफ नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ डीएनए डबल हो जाएगा। फिर दूसरी बात, सेल रिपेयर में भी काम आता है। मीन्स जहाँ भी चोटें लगती हैं हम लोगों को, वो जो घाव जल्दी भर जाता है, वो मेनली काम है वहाँ पे माइटोसिस चलता है। ठीक है, वहाँ सेल डिवीजन चलता है, तो वो सेल रिपेयर में काम आ जाता है। ठीक है, जैसे कि एपिडर्मिस अपर लेयर हो गया हम लोग का, जो स्किन ही सब हो गया। क्या है अपर लेयर? एपिडर्मिस है। क्योंकि हम लोग जानते हैं 2 टाइप के, एक अपर जो एनवायरनमेंट को होता है और एक अंदर जो होते हैं जो कि बॉडी लाइनिंग में होते हैं। ठीक है, फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में माइटोसिस होता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट में 2 तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जिसमें डिवीज़न होगा, परमानेंट जिसमें डिवीज़न नहीं होगा। ठीक है, इसकी वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगी। मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ एनाटॉमी ऑफ प्लांट में, जो है कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो माइटोसिस डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है, जिससे कि एपिकल और लेटरल कैम्बियम का ग्रोथ होता है। ठीक है, और जिससे प्लांट का जो अपने पूरे ज़िंदगी में ग्रोथ साइज मीन्स बढ़ते रहता है। तो माइटोसिस का हम लोग ने सिग्निफिकेंस देख लिया कि वो क्यों जरूरी है। ठीक, अब क्या है कि यहाँ से अगली जो टॉपिक है हम लोगों की मियोसिस, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। क्योंकि क्या है कि देखिए, मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं एक एक लाइन को अच्छे से समझाऊं और आप लोगों को समझ में भी आएगा। और एक ही वीडियो में अगर पूरे चैप्टर को कवर करना चाहूँगा ना, तो चैप्टर बड़ी होती है एनसीईआरटी की, तो मुझे क्या है कि बहुत सारे टॉपिक जो हो सकते हैं इंपॉर्टेंट हो, मुझे स्किप करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है आप लोगों के लिए। क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, आगे की फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक एक लाइन अच्छे से समझ में आना चाहिए। और एनसीईआरटी क्या है कि हम लोग का बेसिक तैयार करता है, तो बेसिक मजबूत होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों से यहाँ पे विदा लेना चाहूँगा, और हम लोग जल्द ही अपने अगले वीडियो के साथ अपने टॉपिक में मनीष अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। सॉरी, बोलने में भी गलती हो जाता है। वो क्या है ना कि अब मुझे जाना है ड्यूटी के लिए, तैयार होना, टाइम का मैनेजमेंट ना दिक्कत हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूँगा और आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाते रहूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए बना के लाते रहूँ। और थोड़ा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि क्या है कि मैं ज़्यादा डेकोरेटिव करके वीडियो नहीं बना रहा हूँ, सिंपल तरीके से बना रहा हूँ। मेन पर्सपेक्टिव है आप लोग को नॉलेज देना, आप लोग को समझाना। तो वो आप लोगों को उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ठीक है, चलिए बाय बाय। अब मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो पे।